सब सैया थे पानी भरन आया ते कोई मुड़सी भर के जिन्ना ने पर सिर ते तर ले पैर तरन डर जो सर मांगो तो बेसर हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ। जो सर मांगो तो बेसर हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ। मुख मोड़ू मुख मोड़ू मुख मोड़ू तो काफर हूँ। मैं जानू मेरा खुदा जाने। अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा खुदा जाने। मैं जानू मेरा खुदा जाने। मैं जानू मेरा खुदा जाने। क्या बात है जनाब भाई, जिंदाबाद सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास और फुरकान बॉबी, हम दोनों आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि आज का दिन आप सब के लिए बहुत ही खुशियों वाला और कामयाबियों वाला दिन साबित हो। प्रोग्राम को आज फिर हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे एक बड़े अहम मौजू पे। अच्छा, क्योंकि मेरा और फुरकान बॉबी का ताल्लुक़ पंजाब से है, मगर अब हम कराची के हैं, हम कराची वाले हैं, क्योंकि इतने सालों से हम यहाँ पे हैं और काम कर रहे हैं। हमारी फैमिलीज़, हमारे काम, बिज़नेस, सब कुछ यहीं पे। जब भी कोई शख्स हमारे कोई मतलब शहर से या फिर लाइक कराची से बाहर से हमसे मिलने आता है या पहली दफ़ा आता है, तो वो एक शिकायत ज़रूर करता है। वो कहता है कि यार यहाँ पे कचरा बहुत है, एक उस तरह सफाई नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। तो उस वक्त बड़ी तकलीफ़ पहुँचती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई शख्स आपके घर में जाए और आपको कहे भी आपके घर में गंद बहुत पड़ा हुआ है, तो कितनी तकलीफ़ होती है ना। कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। कराची में 2.25 करोड़ लोग रहते हैं तकरीबन, और रोज़ाना 12,000 टन कचरा जो है वो हम लोग जनरेट करते हैं, जिसका हुकूमती सतह पे
कोई भी ऐसा इंतज़ाम मौजूद नहीं है कि उस कचरे को किसी ठिकाने लगाया जाए। उस कचरे की वजह से, मतलब उसे जलाने की वजह से एक पॉल्यूशन फैला रहे हैं हम। उसके बाद कितनी गंदगी की वजह से, उस गलाजत की वजह से, बू की वजह से कितनी बीमारियां जन्म लेती हैं। फिर जब इस किस्म की सूरत हाल में हम उन छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं जो कचरे के, जो हमसे गुजरा नहीं जाता है वहाँ से, और वो बच्चे छोटे छोटे वो उस कचरे में घुस के वहाँ से कुछ चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं रोज़ी रोटी के लिए, बड़ी बड़ी तकलीफ पहुँचती है। मगर हम हर शख्स, हम हर काम के लिए गवर्नमेंट को तो कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ठीक है, गवर्नमेंट भी हमारे जैसे ही लोगों की है, उनकी वजह से मतलब ठीक है, बहुत जगहों पे काम जो है वो मुश्किल हुआ होगा ये कचरे वाला, मगर हम शहरियों की आदतें भी तो देखें। मतलब हम ऑन ही नहीं करते इस चीज़ को। हम ये खुद से एक हमारे बैक ऑफ द माइंड चीज़ ही नहीं होती है कि हमने अपने शहर को गंदा नहीं करना। मतलब अगर तो गवर्नमेंट का ही सारा कसूर है तो फिर तो हर शहरी के पीछे एक बंदा छोड़ देना गवर्नमेंट के, आप जनाब शॉपर और कचरे फेंकते जाएं और वो बंदा पीछे उठाता जाए। हम लोग खुद इतनी सुस्ती करते हैं कि अपने घर से हम पूरा कचरा उठाते तो हैं, और जहाँ वो एक बास्केट है या जहाँ वो कचरे के लिए एक जगह मुख्तस की गई है, हम वहाँ जाके भी नहीं वहाँ उसके अंदर भी नहीं फेंक के आएंगे। वो दूर से खड़े होकर घुमा के निशाना फेंक देंगे और वो पूरे रास्ते में फिर से बिखर जाएगा, वो फिर उड़ेगा और वही सारा कुछ होगा। हमें बहसीयत कौम कुछ फैसले करने हैं, और जब तक हम ये फैसले नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपने मुल्क को साफ सुथरा नहीं बना सकेंगे। आज हम सबको पूरे पाकिस्तान की सफाई का फिक्र है, मतलब एक ख्याल है, फिक्र होनी चाहिए। गवर्नमेंट के भी जहन में ऐसी बातें आ रही हैं फाइनली, जैसे सिंध हुकूमत ने एक कानून पाबंदी लगाई है कि अगर आपने कचरा फेंकने वाली जगह के अलावा कहीं कचरा फेंका तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं कराची और कचरा, कि किस तरह जो है हम अपने शहर को, अपने प्यारे मुल्क को साफ कर सकते हैं। इस हवाले से बात करें, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं सफाई के हवाले से। ये जुमला तो हम हमेशा से ही सुनते आए हैं कि सफाई निस्फ ईमान है और हलाल रिज़्क एंड इबादत है, हर नोट के पीछे भी लिखा होता है। मगर इनके ऊपर किस हद तक हम अमल करते हैं, ये सोचने वाली बात है, और हम कब तक इस पे, मतलब इन बातों पे अमल करना शुरू कर देंगे, ये भी सोचने वाली बात। खैर, ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारी कौम जो है वो बड़ी पोटेंशियल है इस कौम में, और जब ये किसी बात को ठान लेते हैं या कोई काम शुरू कर देते हैं तो फिर जिस तरह जंगल में आग फैलती है ना, इसी तरह ही सारा कुछ होता है। तो आज हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह कचरे को कंट्रोल किया जाए और किस तरह जो है हम अपनी गलियों मोहल्लों को साफ़ कर सकें, और किस तरह जो है अपने इस पूरे पाकिस्तान को हम साफ़ कर सकें। तो जनाब, सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊंगा, हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। ये काउंसलिंग करती हैं, बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और मैं तो कहता हूँ कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, इनकी अहमियत बिल्कुल ऐसी होती है कि आप रात के वक्त, रात अगर अंधेरी रात हो, उसमें आप गाड़ी पे जा रहे हो, आपके आगे पीछे गाड़ी ना हो कोई तेज़ रफ्तार में, और आप एक लम्हे के लिए लाइट्स ऑफ कर दें, तो आपको अचानक से वो एक रास्ता ना नज़र आने की वजह से एक खौफ सा नज़र आता है। बस जितना कमाल उन लाइटों का होता है, बस उतना ही कमाल जो है वो काउंसलर्स का और मोटिवेशनल स्पीकर्स का हमारी ज़िंदगी में होता है।
तो जनाब सलमा ज़फ़र साहिबा हमारे साथ हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बड़ा खूबसूरत आपने वाह, बताया है, मतलब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी ने इस तरह एक्सप्लेन किया है। बताया, लेकिन सही बहुत कुछ है शुक्रिया यहाँ। और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच सलमा जी। और हमारे साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली जब हुकूमत की जिम्मेदारियां जब ठीक से पूरी नहीं हो रही होती या हम समझ रहे होते हैं कि अभी हुकूमत ये काम नहीं कर रही है, तो फिर अवाम जब खुद अपनी कमर बांधते हैं और बाहर निकलते हैं ना, तो वो सोशल वर्कर्स होते हैं और जो अवाम की खिदमत करना ही अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ के बैठे होते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं शबीर शफकत साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खुदा का शुक्र है जी। ग्रेट। सलमा जी, ये कुछ चीज़ें हमारी घुट्टी में होती हैं, जी कि हमने मुहावरे बड़े सुने हुए हैं, तो सफाई का ख्याल ना रखना भी हमारी घुट्टी में तो नहीं है कहीं? ये तो जैसे आपने शुरू में कहा ना कि रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है और सफाई निस्फ़ निस्फ़ ईमान है। ये तो रट्टा हमारी किताबों में लिखा हुआ और हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो हमने हर वक्त बोलना होता है। हाँ। ठीक है, ये मानना थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल थोड़ी करना होता है। हमारे कॉल और फेल में बड़ा तजाद है। ठीक, हम कहते कुछ है, करते कुछ है, हाँ। दिखते कुछ है, होते कुछ है। मसला सारा का सारा ये ऐसा है। और दूसरी बात ये कि ये असल चीज़ सफाई जो है, आप अपने घर की बात करें, शहरों की बात बड़ी दूर की बात आती है। शहर तब साफ़ होते हैं जब आप अपना आप साफ़ करते हैं, आपकी अपनी ज़हनी सोच साफ़ होती है, आप सफाई चाहते हैं। जो शख्स अपने घर के अंदर कचरा डालता है, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो बाहर क्या करेगा? एग्जैक्टली। ठीक है, जिसको अपने घर में मासी का इंतज़ार है, वो आएगी तो उठा लेगी। ठीक है, ख़वातीन बैठी हुई हैं, अच्छा बर्तनों के ढेर हैं, वो आएगी तो उठा लेंगी। तो वो सफाई किस तरह करवाएंगी? वो टोकेंगी किस तरह? वो किस मतलब अंदाज में जाके अपनी औलाद को समझाएंगी कि हाँ जी आपने ये बेटा कचरा यहाँ नहीं फेंकना, अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपनी क्लासरूम को, अपने स्कूल को साफ़ रखें? किस तरह? ये पॉसिबल ही नहीं है। वो कहते हैं एक हमारे मतलब कहा जाता है, नसीहत उसकी दिल पर असर करती है जो खुद उस पर अमल करता है। ऐसा नहीं हो सकता मैं वर्बली सिर्फ आपको समझाती चली जाऊँ और मैं खुद तो करूँ ना, तो आपके दिल पे वो बात असर करेगी। वो बात असर कर ही नहीं सकती और आपको खुद उठ कर करना पड़ता है। एक दिखावा हमारे अंदर बहुत है, घर साफ़ नहीं है, कम्युनिटी साफ़ नहीं है, हमारी सोसाइटी साफ़ नहीं है, मेरी अपार्टमेंट साफ़ नहीं है, लेकिन मैं जाके ना बड़े बड़े लेक्चर्स दे दूंगी कि हाँ जी सफाई करें, और एक मुहिम चला दूंगी, चलें जी सफाई कचरा मुहिम है, आप उठा लें। लेकिन आज तक फ़हीम, मुझे आपने बताया कि आपने भी शोज़ लोग करते हैं ये, माशाल्लाह इस पे काम करते हैं, किसी ने ये सोचा कि आज तो हमने उठा लिया, आज हम इसको मिलकर सब साफ़ कर लेते हैं, ओके डन, बच्चे भी लग जाएंगे, बड़े भी लग जाएंगे, तस्वीरें भी खींच जाएंगी, सोशल मीडिया में भी आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या मैं क्रॉस कर रही थी, एयरपोर्ट से वापस आ रही थी, और खैर हमारी सफाई की मुहिम चल रही थी और बड़े अखबारी सारे सहाफ़ी शहाफ़ी सब खड़े थे और तस्वीरें खींची। तो मैंने एकदम मेरे दिल में एक बात है, मेरी गाड़ी रोके, मैंने कहा एक सवाल है, बड़ी मोतबर शख्सियत है, उन्होंने कहा जी पूछिए। मैं गाड़ी में था, मैं कहा सर आज तो आप साफ़ कर रहे हैं? कहते जी बिल्कुल साफ़ करें। मैं कल कौन साफ़ करेगा? तो एक लम्हे के लिए रुके और उन्होंने मुझे कहा हम ही करेंगे। मैं कहा मतलब कल भी इतनी फोर्स लगेगी, कल भी इतना ट्रैफिक जाम होगा, कल भी आप ही काम कर। ओके डन, ऑल द बेस्ट। मतलब हमारा वो प्रैक्टिकल, हमारी सोच ही नहीं है, हमने इस कचरे का करना क्या। तो अभी हम जैसे जैसे फॉर्मेट के साथ जाएंगे तो हम बात करेंगे कि बेसिक चीज़ हम इसको रोक कैसे सकते। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं कल ही मेरी नज़रों के सामने से एक वीडियो गुजरी जिसमें जापान के हवाले से कुछ ना बताया गया था कि ये कमाल किया हुआ है दुनिया ने। डेफिनेटली हमें जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी कोई भी अगर मुल्क अगर तरक्की करता है ना, उसके पीछे मेहनत होती है। मेहनत किसी एक शख्स की या उनके चंद साइंसदानों की या उनके सिर्फ वो 500-700 जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग होते हैं उनकी नहीं होती, पूरी नेशंस की मेहनत होती है। वहाँ पे स्कूल के बच्चे मैंने देखे, वो एक वीडियो देखी, उसमें खुद सफाई करते हैं, कोई वो स्वीपर्स नहीं है वहाँ पे,
इवन बाथरूम तक वो बच्चे खुद सफाई कर रहे हैं उनके। जब खुद सफाई करेंगे ना तो फिर वो खुद गंद नहीं डालेंगे। और इसी तरह उन्होंने एक ट्रेनिंग की हुई है पूरी कौम की। खैर मैं शबीर शफकत साहब की जो ओपिनियन है वो शामिल करना चाहता हूँ। मेरे कान में एक वक्फे की आवाज़ गूंज रही है, तो वक्फे की तरफ ही चलते हैं, तो फिर वापस आते हैं तो बात करते हैं। शबीर साहब से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने इस प्यारे मुल्क को कचरे से पाक करने के लिए बात कर रहे हैं कि कैसे हम इसे कर सकते हैं। पूरी कौम ऐसा क्या इरादा करे कि हम कचरे से बिल्कुल पाक हो जाए और हमारा मुल्क भी दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह चमकता हुआ मुल्क नज़र आए, एक सफाई नज़र आए हमें हर तरफ। शबीर शफकत साहब हमारे साथ हैं। शबीर साहब देखिए, हमारे मुल्क की तरह दूसरे मुल्क में भी जितने भी दूसरे ममालिक हैं वहाँ भी शॉपर होते होंगे, वहाँ भी बोतलें होती होंगी, वहाँ भी मतलब मक्खियाँ होती होंगी, तो वो कैसे काबू पाते हैं इन सब पे? हमारे लिए ये इतना बड़ा मसला क्यों बना हुआ है? दरअसल जी बात यह है कि एक होता है विजन और एक होता है पेन और एक होता है लव। ना हमें अपने मुल्क से, अपने शहर से प्यार है, ना इसके विजन है हमारे पास, ना पेन है। बात सिर्फ इतनी सी है। जब आपको पेन होगी ना किसी चीज़ के लिए तो आप उसके लिए उसका तदारुक भी करेंगे। सही। आपको किसी चीज़ से मोहब्बत होगी तो आप उसकी हिफाजत भी करेंगे। बेशक। जब आपका विजन होगा तो आप उसके लिए कोशिशें भी करेंगे। हाँ। जब ये तीनों चीज़ें हमारे में नहीं है। आपने भी कहा जी बाहर वाले कैसे कि मैं यूरोप में था तो मैंने सुबह जब उठा तो मैंने देखा कि रोड बड़ा क्लीन है, कुछ भी नहीं है। ये मैंने वेटर से पूछा यार ये क्या मसला है, आपके यहाँ कोई सफाई वाले नहीं आते लेकिन फिर भी रोड साफ। उसने बोला आप सुबह 6 बजे उठिएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने अलार्म लगाया, सुबह 6 बजे देखा एक, जैसे अभी ये चाइना की गाड़ियाँ आई हुई हैं, ऐसी गाड़ियाँ, 2 यंग लड़के स्टूडेंट, वो पढ़ते भी हैं काम भी करते हैं। उन्होंने क्या किया, कैप लगाई हुई है, जॉगर पहने हुए, वो लोगों ने घरों के आगे क्या रखे हुए, काले बैग्स रखे हुए, वो उठा रहे हैं, बीच में डाल रहे हैं, वो वैक्यूम से वो गाड़ी कचरे को आगे कर रही है। और एक गाड़ी आ रही है वो बिल्कुल साफ करके जा रही है, पता ही नहीं है। और 2004 में मैं जब यूरोप गया तो मैं आप हैरान हो गया कि एक बंदा हेडफोन लगाए हुए पंप ऐसे फेंक रहा है, ऐसे देख रहा है। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, ये कोई शायद साइंसदान है क्या है। वो बोल रहे मैं जी लाइनों को चेक कर रहा हूँ कि कहीं लाइन चौक तो नहीं है, और अगर कहीं लाइन चौक होने वाली होगी तो मैं अथॉरिटीज़ को बोलूँगा, वो आके इसको जो है खोदेंगे और दूसरे आके इसको रिपेयर कर देंगे। और वाकई ऐसा हुआ। मैंने एक जगह देखा कि सुबह मैं जा रहा हूँ तो वहाँ खुदाई हो रही है, कोई मलबा नहीं है वहाँ पे, कोई कचरा नहीं है। वो एक गाड़ी है वो खींच रही है, उसको पूरा वैक्यूम कर रही है सारा। शाम को मैं आया तो वो लाइन भी डल गई है और रोड भी बन गया। देखिए बात सिर्फ ये है कि यहाँ आप कहते हैं जी लोग सारे करें, क्यों सारे लोग करें? को अथॉरिटीज़ जिस चीज़ के लिए मुकर्रर की है वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं कर रही? आप देखें KMC के अंदर एम्प्लॉयज़ के नाम रखे हुए हैं, बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं जो घर बैठे हुए तनख्वाहें ले रहे हैं। वो कहते हैं जी ये अक़लियत का काम है, और नाम उन्होंने अपने लिखवाए में KMC के लिए स्वीपर्स के अंदर, सैनिटरी वर्कर्स के अंदर उनके नाम है, वो बैठे हुए तनख्वाहें ले रहे हैं। वो तनख्वाहें ले रहे हैं और वो काम नहीं कर रहे। आप मुशर्रफ साहब ने बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम रखा था, ये UC निज़ाम, ये जो रखा था 8 काउंसलर्स का, आप इसी को क्यों नहीं लाते? एक UC के अंदर 8 काउंसलर हैं, अगर वो भरपूर तरीके से अपने एक UC को ही बेहतर तौर पे लुक आफ्टर करें तो मैं कहता हूँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो हम ये कहें जी पूरी आवाम करे, आवाम क्यों करे? आवाम सारे कचरे उठाने में लग जाए। जिनको हम पे कर रहे हैं, जो अथॉरिटी नहीं, मैं कचरा उठा, आवाम कचरा ना उठाए, बिल्कुल ना उठाए, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उसके लिए मुलाजमीन हैं, हुकूमत के डिपार्टमेंट्स हैं कचरा उठाने के लिए, मगर फैला तो तमीज़ से सकती है ना, मतलब उस जगह तो रख के आ सकते हैं जहाँ तक उन्होंने रख के आना है। जब फ़हीम भाई जब बचपन से उनको सिखाया यही गया है कि आपने अपना घर साफ। मैं आपको बताऊं, मैं आपकी ये जो तरबियत है ना, ये इसके ऊपर बात हम करना चाह रहे हैं कि किस तरह हम अपना, देखिए रवैये जो होते हैं ना, बिहेवियर्स जो होते हैं, वो जिंदगियां बदल देते हैं। बिल्कुल, वो मुस्तकबिल बदल के रख देते हैं। बिल्कुल तो मैं हमारी कौम का जो ऐसा क्या रवैया होना चाहिए कि हमारा मुस्तकबिल बदल जाए, इस हवाले से बेहतर मुस्तकबिल की तरफ आ जाए। इसके लिए आपको सख्त लॉ बनाने चाहिए। अच्छा। मैं आपको बताऊं कि बिहार कॉलोनी के अंदर जमात इस्लामी के काउंसलर थे अशरफ वदूद साहब। वो क्या करते थे, सुबह 6 बजे निकलते थे
तो वो देखते कि कोई अगर कचरा फेंकता था उसकी सरजनिश करते थे, और लोग कचरा नहीं फेंकते थे। वो जहाँ खड़े हो जाते डांटते थे, बातें सुनाते थे लोगों को, लोग कचरा बाहर फेंकते नहीं थे, सख्ती करते थे वो। आज आप देखें, मैं जिस इलाके में मेरे सामने एक पड़ोसी है, वो हालांकि वो चाइनीज वो जो कचरे के लिए बॉक्स रखा हुआ है, ट्रॉली रखी हुई है, वो मेरा ख्याल इधर से लेकर हार्डली वहाँ तक होगी, लेकिन वो शख्स जो है अपने घर से ऊपर से खिड़की से नीचे फेंक देता है। मैंने कई बार खुद उठा के उसके अंदर बॉक्स के अंदर डाली कि शायद उसको शर्म आ जाए, लेकिन उसे शर्म नहीं आई, वो मुसलसल उधर ही फेंक रहा है। अगर उससे आप बात करेंगे तो वो फौरन ये जवाब देगा, यार मैं तेरे घर के आगे तो नहीं फेंक रहा। लोगों का माइंड सेट है, जब तक आप माइंड सेट को चेंज नहीं करेंगे ना, आप लाख प्रोग्राम करें, लोगों को करते रहे, कुछ नहीं होगा। इसके लिए सख्त सजाएं होनी चाहिए। ठीक है, आपको कहना है कि इसके लिए सख्त सजा होनी चाहिए, कोई थोड़ा सा डंडे का इस्तेमाल होना चाहिए। हम कौम डंडे से चलने वाली है ना भाई, डंडे के बगैर कहाँ हम चलते हैं। सही, डंडा होगा, आप देखें पुलिस वाला आपको रोकता है तो आप फौरन बोलते हैं और बात कर यार, वो ये, और वो पुलिस वाला बेचारा डर जाता। अगर पुलिस वाले के पास सख्ती होगी, वो बोलेगा चल अब तूने फोन करवा रहा है, तेरे को अंदर करवाता हूँ। बाहर हम कैसे जाके लॉ, किसी को बाइक पे भी रोक लिया जाए तो वो मिनिस्टर से कम तो कार्ड नहीं निकालता अगला बंदा, और प्रेस के कार्ड लगे हुए सबके इसीलिए पास। तो हमारे घर के कचरे को उठाने के लिए सॉरी वजीर आजम साहब आएंगे तो चुप के लेके जाएंगे, मुझसे होना नहीं। हाँ सही बात है, फैलाया भी उन्होंने ये जैसे। ये तो correct। जनाब एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देख करिए, अभी आते हैं वापस। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और आज हम ये बहुत ज़्यादा फैलते हुए और बढ़ते हुए कचरे पे काबू पाने के हवाले से बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ सलमा ज़फ़र साहिबा हैं और शबीर शफ़क़त साहब मौजूद हैं। अच्छा सलमा साहिबा, क्या आपके पास सजेशंस हैं, आप क्या समझती हैं कि किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, एक मतलब सोसाइटी के लिए कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं जिस तरह, और ख़वातीन से मैं कहूँगी सबसे बड़ी बात है, अगर आप बाहर कचरा देखें तो मर्द हज़रात वो कचरा नहीं डालते, ठीक है ना, किचन का कचरा उनका होता है, क्योंकि हम किचन में काम करते हैं तो इसको हमें देखना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे, अगर हम अपना कचरा उस तरह करेंगे तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट्स वालों की तरफ भी वो बात जा सकती है। एक छोटी सी चीज़ है, हम फॉलो करते हैं गोरों को, अच्छा जी ठीक है, वो कुछ सफाई के लिए कर लें, जितनी सफाई वो करते हैं वाकई लगता है उनका निस्फ़ ईमान वाकई सफाई है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, आप अपने घर के गार्बेज को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर दीजिए, रद्दी पेपर अलग कर दीजिए, प्लास्टिक बॉटल्स अलग कर दीजिए, जो किचन का मेन किचन का गार्बेज है, लाइक जो सब्जियां हैं, अंडों के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके, उनको आप अलग कर दीजिए, आपने ये पोर्शन। और उसी के अंदर जो बेडरूम्स जैसे टिश्यू पेपर्स हैं, बाल हैं आपके, जो इतना ज़्यादा वबाल है, प्लास्टिक थैलियाँ आप प्लास्टिक में ही डालिए प्लीज़, काइंडली सिर्फ ये एक काम कर लीजिए, इनको 3 पोर्शंस में कर दीजिए, रद्दी वाली रद्दी को दे दीजिए, ठीक है। अगर आप करना शुरू करें, मेरे घर का किचन का जो कचरा है वो मैं, क्योंकि मैं सलमास किचन रन करती हूँ, मेरे पास भी काफ़ी ऑब्वियस है मेरा किचन अच्छा बड़ा है, तो वो मैंने नर्सरी वाले से बात की हुई है, मैं उसको जाके देकर आ जाती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दे देती हूँ। 1-2 थैले बनाए होते, अच्छा ओके ठीक है, गुजरते गुजरते उसको थैला पकड़ा देती। क्यों? कि वो जो खाद बनती है। अच्छा। एक टाइम था जब मेरे पास घर बड़ा था तो मैं वो खाद में डाल देती थी, क्योंकि वो बेहतरीन खाद है, आपको जरूरत नहीं पड़ती है, ना उससे बच्चों को कोई स्किन एलर्जीज होनी है, ना कोई इन्फेक्शन होने हैं, ना आपके घर में स्मेल आनी है। यानी तो प्लान करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, हमारी जैसे हमारे सोशल वर्कर साहब हैं यहाँ पर, उसके अलावा हमें इस बारे में सोचना चाहिए, हमने बड़ी डिफरेंट कम्युनिटी सर्विसेज के लिए सर्टिफिकेट्स रखें। अगर हम अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं, वो अपने क्लासरूम से स्टार्ट करें, अपने स्कूल से स्टार्ट करें, उसका एरिया स्टार्ट करें, और उनको इस चीज़ के सर्टिफिकेट दिए जाएँ, ऑनर किया जाए जो बच्चा ये काम करता है, जो क्लास ये काम करती है, जो स्कूल ये काम करता है, देन जो ऑफिसेज ये काम करते हैं और जो घर ये काम करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप देखेंगे कि आपको कम से कम एटलीस्ट हम इतना काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखेंगे, हम अपने मुल्क के लिए क्या करते हैं। हमारे पास भी अल्लाह पाक ने 2 हाथ दिए हैं, हमारे पास भी इतनी ताकत है, अपनी तरफ से आप अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए क्या करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी सजेशन दी है आपने। शबीर शफ़क़त साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं, वो बताइए ज़रा। देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहली बात यह कि जिन अदारों की ये जिम्मेदारी है उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उनकी भी होना चाहिए कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी आप क्यों नहीं उठा रहे।
अब देखें ना, बैरिया टाउन वालों ने भी उठाया, दूसरों ने भी उठाया, कचरा फिर कराची में वैसे का वैसे ही है। सर 12,000 टन रोजाना पैदा होता है कचरा जनरेट आपके पास वसाइल तो है ना, वसाइल क्यों नहीं आप यूटिलाइज कर रहे हैं? आप सिर्फ रोना रो रहे हैं, जिसको देखें वो रोना ही रो रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया फलां हो गया। भाई अगर आपके पास नहीं तो आप जगह छोड़ दें, किसी दूसरे को मौका दें। आप जगह भी नहीं छोड़ लें और रोना भी रो रहे हैं। सही। तो मतलब कहने का है कि आप गवर्नमेंट को भी चाहिए, जो बड़े बड़े अदारे हैं जो हर चीज़ को देखते हैं, हर चीज़ के ऊपर उनकी नज़र है, वो इस चीज़ को भी देखे कि भाई ये बंदे काम नहीं कर रहे तो इनको रिमूव किया जाए, कोई अच्छे बंदे यहाँ लाए जाए। कैसे नहीं हो सकता? यही लोग जो है दूसरे मुल्कों की मिसालें देते तो हमारे अपने मुल्क में क्यों नहीं हो सकता? जब करने पे आते हैं, अभी आपने खुद ही कहा कि ये कौम इसके अंदर बड़ी पोटेंशियल है, बड़ा सब कुछ कर सकती है, तो जब ये करते फिर उन लोगों की गिरेबान भी पकड़ सकती है कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। आप जब इलेक्शन आते हैं हमने फिर उन्हीं को वोट देने होते हैं। कसूर हमारा खुद है, हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं, हम खुद गलत हैं। जब हम लोग खुद सही होंगे ना तो तब सारी बात होगी। और गवर्नमेंट को चाहिए इस पे कानून सख्त करें। और जैसे इन्होंने मैडम ने कहा कि अप्रिशिएट करना चाहिए। आप देखें इंडिया के अंदर जब उन्होंने मुहिम चलाई थी तो उन्होंने बाकायदा टीवी पे प्रोग्रामों में ला के लोगों को अवार्ड्स दिए, अवार्ड्स दिए। लोग इनकरेजमेंट पैदा करें। आप जब आप कुछ नहीं करेंगे, जो अच्छा काम कर रहा है आप उसको भी नहीं कर रहे, आप उसको भी बंद करते हैं, आप बोलते हैं ये हुकूमत के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। अगर कोई कचरा उठाते तो आप उसको भी कुछ दूसरी नज़र से देखते हैं, तो आप तो डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को। सही सर, थैंक यू सो मच शबीर साहब, थैंक यू सो मच सलमा साहब। कम वक्त में जितनी भी बात हुई, मेरा ख्याल है उसी को हमें गनीमत जानना चाहिए, क्योंकि ये मसला जब तक उसको जिक्र ना किया जाए, उसके बारे में बात ना की जाए, उसके हल की तरफ नहीं जाया जा सकता। थैंक यू सो मच। कचरे के हवाले से मैं उन लोगों को पहले सैल्यूट करना चाहूँगा, बाद में मैं चाहूँगा कि उनका गिरबान पकड़ लिया जाए। ये जो कचरे को ख़त्म करने के लिए उसको आग लगा देते हैं, जिसकी मुझे समझ नहीं आती कि ये इतनी अक्ल का, दानिशमंदी का मुजाहिरा वो क्यों करते हैं और वो लोगों के सामने इतने खुलेआम क्यों करते हैं। तो और उसके साथ साथ जनाब सी व्यू, सी जो है समंदर हमारी खूबसूरती है, इसको खुदा का वास्ता है साफ रखें। पिकनिक के लिए जाएं, अपने शॉपर थैलियाँ सब कुछ साथ वापस लेके जाएं। ये मतलब इतना ज़्यादा समंदर के हवाले अपनी लवाजमात करने की ज़रूरत नहीं है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से, जड़ी बूटियों से जो इलाज किया जाता है, इस तरीक़ा इलाज के हवाले से बात करेंगे। और ये जो ख़ास तौर पे ये मौजू जो है डिस्कस होगा, ये इस्लामिक शहद वालों के ताउन से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान हैं, मुल्क के मारूफ हर्बलिस्ट हमारे साथ हैं आज, हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आगा साहब? अल्लाह का बहुत आसान। आगा साहब, हमारा सबसे रवायती जो तरीका है इलाज, वो अगर कहा जाए कि आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होता जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर मेरा ख्याल है कि कुछ देखने की कमी है। आपके अल्फाज बड़े अच्छे लगे कि मध्यम होता जा रहा है, मेरा अपना ख्याल है कि रोशन होता जा रहा है। यानी कि लोग वापस इसकी तरफ लौट के आते जा रहे हैं, आपका मतलब ये है? मतलब ये कि हुआ क्या, देखिए मैं छोटी सी आपसे अर्ज करूँ, तारीख अर्ज करूँ। ये जो जड़ी बूटियाँ हैं ये दरअसल ख़जाना है इलाज का। बेशक बेशक। मैं बात करूँ अदरक की, मफरूज़े के तौर पर अदरक क्यों बड़ी कॉमन सी लोगों की समझ में आ जी हाँ, जी हाँ, रोज़ाना इस्तेमाल होता है हमारे खानों में। तो अदरक जो है वो है ज़ंजबर। अदरक के अंदर जो जुज़ है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उस इफ़ेक्टिव जुज़ को निकाल कर इस्तेमाल करना और उसकी तहकीक के बाद उस जुज़ को निकाल कर केमिकली उसको प्रोड्यूस कर लेना, ये है जदीद साइंस। अच्छा, अदरक को नेचुरल हालत में इस्तेमाल करना, ये है नेचर, बस यही फ़र्क है। बिल्कुल सही। अच्छा नहीं सब वो बिल्कुल आपने सही फरमाया। जितने भी जदीद साइंस भी आती है, अगर मेडिकल साइंस भी आती है, तो बेसिकली एसेंस तो सारी इन्हीं चीज़ों के ही है, सारा इन्हीं के असरात ही हैं जो गोली की शक्ल में हमें मिल जाते हैं।
ठीक है, वो फक्की की शक्ल में नहीं मिलते हैं तो अच्छा, जो हिकमत की जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं है। जो नए स्टूडेंट्स जो हैं उनका डॉक्टर बनने का ख्वाब तो उनका होता है, माँ बाप भी चाहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बने, मगर वो ये बड़े कम आप जैसे माँ बाप होते हैं जो कहते हैं कि हमारा बेटा हकीम बने या हमारी बेटी है हिकमत का कोर्स करे। असल में बात ये है कि शायद लोग जो हैं वो इन तमाम मामलात की वजह से बड़े शॉर्ट साइटनिंग हो गए, बहुत कम दूर तक देखते हैं। हम वही दवाएं खाते हैं, वही चीज़ें खाते हैं, हमारी सोच भी वैसे ही हो गई है। मैं अर्ज कर रहा था अदरक की, सिर्फ एक अदरक में 29 किस्म के डिफरेंट केमिकल्स हैं। अफेक्टिव मोस्ट को तो निकाल कर हमने इस्तेमाल कर लिया, बाकी 28 किस काम के हैं जो रब ने पैदा किए हैं। वो असल बात ये है कि जो अफेक्टिव मोस्ट केमिकल है उसके साथ जो बाकी 28 हैं वो उसके न्यूट्रलाइजेशन एजेंट्स हैं। अच्छा फर्ज करें कि आपने अदरक खाई, उस अदरक के साथ आपको ज़रूरत थी इस बात की कि अदरक बतौर मुनफ़िस से बलगम को निकालने के लिए असर करे, तो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपकी बॉडी का केमिकल एनालाइजेशन और वो सुपर कंप्यूटर जो अल्लाह ने लगाया हुआ है वो उस चीज़ को इफेक्टिव कर देगा जो उसके अंदर मौजूद है। वाह 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 वाह। मैं हूँ, मुझे फर्ज करें मैंने अदरक खाई है, मुझे पेट के दर्द की शिकायत है, मैं पेट के दर्द के लिए अदरक इस्तेमाल कर रहा हूँ या हज़म के निज़ाम को बेहतर करने के लिए कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा कि अदरक का वो वाला केमिकल मेरी बॉडी प्रोड्यूस करेगी जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। ये एक इतना कॉम्पैक्ट निज़ाम है कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का, जो हर एक के साथ नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अपने दोस्तों को बता देते हैं हम लोग कि आप लोग कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 021351234450। इस पर रब्ता करके आप आगा साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आप उनसे किसी भी हवाले से आप किसी भी मर्ज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि हर्बल ट्रीटमेंट वो क्या कहता है इस बारे में। तो एक कॉलर हमारे साथ ऑलरेडी होल पे हैं, इन्हें शामिल करते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, हुमा जावेद बात कर रही हूँ। हुमा जावेद साहिबा, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुमा जी क्या कहेंगे? शुक्रिया। मैं पहले तो सलाम करना चाहूँगी अस्सलाम वालेकुम आगा साहब को। वालेकुम अस्सलाम। मैंने इनसे पूछा था मुझे थायराइड का मसला है। थायराइड, ओके। तो मैं कहती कि इसमें हर्बल या हिकमत में इसका क्या इलाज है, और मेरी इससे आई साइट पे फर्क पड़ रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। मैं आगा साहब से पूछना चाहूंगी इसके लिए कोई मुझे जड़ी बूटियों में से कोई चीज ऐसी बताएं, जबकि मैं मेडिसिन ले रही हूँ। अच्छा, मेडिसिन ले रही है ना जी। आप कितने दिनों बाद टेस्ट करवाती हैं? जी मैं टेस्ट करवाती हूँ, मेरा मतलब हाइपर है। नहीं, टेस्ट आप कितने दिनों बाद करवाती हैं? 6 महीने बाद मुझे डॉक्टर ने बताया। ठीक है, और उसके बाद वो डोजेज एडजस्ट होती है? जी जी हो जाती है। थैंक यू। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी इस बारे में बात करते हैं। जनाब ये अच्छा, इनके जवाब से पहले ये बता दें कि थायराइड जो है ये इतना कॉमन अभी मसला हो चुका है, और इसकी बढ़ती हुई जो वजह है ये भी आपने हमें बतानी है। सर थायराइड, दिल के अमराज, कैंसर, ये सारे के सारे बढ़ गए हैं, मल्टीपल हो गए हैं। मैं अगर तारीख देखूं तो 1974 में कराची शहर में सिर्फ एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर जैदी, उन्हें सलामत रखे अल्लाह, सिर्फ एक। ओके। और उनके पास अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, टर्न पर चले जाइए, एक सेशन में ज़्यादा 8-10 पेशेंट उनके पास हो जाते थे। तो भी कहते होंगे मैं क्यों ऑन्कोलॉजिस्ट बन गया, पेशेंट ही नहीं होते? पेशेंट ही नहीं होते। उनके जो शागिर्द हैं वो आज ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, और उनसे पूछिए उनके पास सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। कराची में इस वक्त 104 रजिस्टर्ड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, टाइम किसी के पास नहीं है। सिर्फ कैंसर सन 74, 25 और 15-40 साल के अंदर हम यहाँ पहुँच गए। क्यों पहुँचे? इसलिए कि वही बात जो हम बार बार आज कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम केमिकल वाली जो ग़िज़ा ले रहे हैं, इस ग़िज़ा ने हमें बर्बाद कर दिया, इस शक्कर ने, इस चीनी ने हमें बर्बाद कर दिया। और
इस्लामिक शहद का जो हम इस आज भी एक पैगाम बहुत हल्की सी आवाज़ में देने की कोशिश करते हैं कि खुदा के लिए चीनी छोड़िए और चीनी छोड़कर शहद पर आ जाइए। शायद आपकी जेब पर थोड़ा सा भारी हो, लेकिन ये तय कर दीजिए कि आपकी बीमारियां इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दवा के तौर पे ही सही, मगर उस पे ऊपर आ जाइए। हाँ। अच्छा, एक और कॉलर है, इन्हें शामिल करते हैं, फिर हुमा साहिबा का सवाल जो है वो भी हम साथ जोड़ लेंगे और फिर ज़रा इकट्ठा जवाब देते हैं उसके ऊपर। इससे पहले कि हमारे कॉलर जो हैं वो हमसे नाराज़ हो जाएं कि इन्होंने इतना होल्ड करवा दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस नासिर बोल रही हूँ। प्लीज मेरा बेबी है छोटा सा, उसके अभी से घुटनों में दर्द रहता है, तो आगा साहब से प्लीज कहें, मैं फिर कॉल उधर सुन लूंगी टीवी पर। कितनी एज है लिए उनकी? कुछ उसकी तकरीबन 3.5 साल। 3.5 बाबा है बेबी? बाबा है। बाबा है। अच्छा, आपने किसी ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया, हड्डियों के डॉक्टर को? जी, उन्होंने कैल्शियम वगैरह की टैबलेट्स वगैरह, वो सिरप वगैरह लिख दी हैं। इस तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो यही कहता है कभी वॉशरूम वगैरह में जब जाता है तो मम्मा ना पेन हो रही है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने उसको चलते हुए देखा है? क्या उसकी पिंडलियां थोड़ी सी बाहर की तरफ टर्न्ड हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बहुत एक्टिव है, बहुत जंपिंग करता है, कभी नहीं कहता मुझे कोई पेन हो रही है। जब वॉशरूम जाता है तब उसका ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अदरवाइज उसको कुछ भी नहीं है। हम तंग आ जाते हैं उसकी भाग दौड़ से, जंप से। ठीक है, ठीक है, thank you। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए और बल्कि ये हम एक वक्फे पे जा रहे हैं, वक्फा भी देखिए आप लोग, तो फ़ौरन वापस आते हैं, फिर आप दोस्तों की कॉल शामिल करते हैं और मिसेस नासिर और हुमा साहिबा आप दोनों के सवालात के जवाब देंगे और नए सवाल भी शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हमारे साथ हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब हैं। आप दोस्तों के सवालात हम शामिल कर रहे हैं, हर्बल ट्रीटमेंट की रोशनी में आपके सवालों के जवाब आगा साहब जो है वो दे रहे हैं। हमें वक्फे से पहले कॉल किया था हुमा साहिबा ने रावलपिंडी से, जिन्होंने कहा कि उन्हें थायराइड का मसला है और वो हाइपर एक्टिव उन्होंने बताया, शायद हाइपर एक्टिव होता है थायराइड होता है वही। तो 6 महीने बाद वो टेस्ट करवाती हैं और ट्रीटमेंट उनका जारी है, मगर उन्हें कोई ख़ास आफाका नहीं है। जनाब, मैं 2 चीज़ें उसमें ऐड करना चाहूँगा। जो दवाएं ले रही हैं और जिसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे कहनी है उन तमाम लोगों से जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, वो ये कि एक मखसूस वक्त के बाद जो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे वो टेस्ट ज़रूर करवाएं। दवा बाकायदगी से डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक लें। बिल्कुल सही ये है। जो हमारे यहाँ एक तस्वुर आ गया ना, यार दवा तो खा रही हूँ ना, ज़रूरत क्या है टेस्ट कराने की। आप ये देखिए कि जो दवा आप खा रहे हैं उसके बाद बाकायदा मेंशन्ड है कि ये पॉइजन है। आपके जिस्म में जहर की कमी है, डॉक्टर आपको जहर खिला रहा है। उस जहर को कम या ज़्यादा करना क्या किसी अननोन शख्स का इख्तियार हो सकता है? अब डरा रहे हैं हमारे पेशेंट्स को, बिल्कुल नहीं, मतलब डरा नहीं रहा, मैं सही राह पे लाने की पता कोशिश चले कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये जहर हमने नहीं खाना, कल से दवाइयाँ ही ना उसके ऊपर खाएं, लिखा हुआ इस है। जहर की ज़रूरत है हमें। उसको ज़रूरत अच्छा, है, उसके ठीक है। उसके ऊपर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से, उसमें लिखा हुआ है कि ये पॉइजन है। मेरी दरख्वास्त है कि उस पॉइजन की डोज को एडजस्ट करना क्या किसी ऐसे ही बंदे का काम है हाँ या एक किसी स्पेशलिस्ट का काम है? सही। तो एक तो ये कि हर 3 महीने बाद टेस्ट करवाना और जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना और डोज को रीएडजस्ट करवाना, बिल्कुल ये सही असल है। में बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी है हर उस पेशेंट की जिसके साथ थायराइड का मसला है। बिल्कुल सही है। ये मैं उसूल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात, जो अब खातून पिंडी में रहती हैं, पिंडी में जो शलजम आता है वो अगर किसी पहाड़ी इलाके से आ रहा है, हाँ। और स्पेशली मैंने जो रिसर्च की, बटाकुंडी एक जगह है जो नारायण से थोड़ा सा आगे है। अच्छा, अगर बटाकुंडी का शलजम आ रहा है तो वो शलजम, उसके अंदर सबसे ज़्यादा वो केमिकल होते हैं जो आपके थायराइड को ठीक कर सकते हैं। अरे वाह, तो शलजम, क्या इसको उबाल लीजिए, शलजम उबाल कर छीलिए, उसके छोटे छोटे साइज कीजिए। जिस तरह हम चुकंदर को एज अ सैलड खाते हैं वैसे शलजम को एज अ सैलड खा लीजिए।
अच्छा, सैलेड भी खा सकते हैं, उबाल के उसका सालन बना के खा सकते हैं, लेकिन उबाल के अगर छील के स्लाइस कर लेंगे तो ज़रा सा नमक डालकर, लेकिन नमक की शर्त यह है कि वो नमक कुदरती नमक हो, केमिकल वाला नमक ना हो। अच्छा, यानी वो जो हमारे यहाँ तस्वुर आ गया ना आयोडाइज नमक, हाँ, सर वो तस्वुर अब खत्म हो रहा है। जी, ये दुनिया को अब वो हो जाना चाहिए कि आयोडाइज नमक के नाम पे जितना बेवकूफ़ बनने से बन लिए। जी, वापस आइए नेचर की तरफ, सारी चीज़ें खोटी हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था, उस पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है बच्चे के मामले में। अच्छा, वो जो दूसरी जो हमारी वो थे अपना मिसेस नासिर, उन्होंने पूछा था हमारे, तो ये मिसेस हुमा वाला तो वो कंप्लीट हो गया ना, बस वो उसको मैनेज करने से काफ़ी। अच्छा, उन्होंने शहद आपने कौन सा रिकमेंड किया है? देखिए, शहद, खालिस शहद कोई भी, और अगर मैं बात करूं कि जंगलात का जो असली शहद इस्लामिक शहद का है, जिसके अंदर बेरी का शहद भी शामिल है, सिर्फ वो वाला हनी लेना शुरू करें। हर खाना खाने के बाद 1 टेबलस्पून पी लिया करें तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें उनकी बेहतर हो जाएंगी, इवन उनके हज़म का निज़ाम भी बेहतर होगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा जी, मिसेस नासिर ने कॉल किया था, ये इनका 3.5 साल का बच्चा है जो कि बड़ा सेहतमंद एक्टिव है। उन्होंने कहा कि मगर जब वो वॉशरूम जाता है तो वो यूरिन के लिए उसे तकलीफ होती है, डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं है, सब सही है, तो ये इसके बारे में बताइए। उसूली तौर पर अगर बच्चे की कैल्शियम की वजह से हड्डियों में दर्द हो रहा हो, घुटने में दर्द हो रहा है, तो फिर डॉक्टर ने सही किया कि उसको कैल्शियम की टैबलेट देकर खुदाफिज कर दिया। सही है। किसी किस्म की अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो इट मीन्स ये मसला हड्डी का नहीं है, मसला कुछ और है। अच्छा, वहाँ पर पर्टिकुलरली मैंने 2 बार सवाल किया, उन्होंने जवाब एक ही दिया, वही कि बच्चा उस वक्त बेचैन होता है जब वो वॉशरूम के लिए जा रहा होता है। जी। अब ये बड़ी हैरत अंगेज बात है, या वॉशरूम जाएगा तो वो पेशाब करने के लिए जाएगा, या वो वॉशरूम जाएगा तो स्टूल करने के लिए, फारिग होने के लिए जाएगा। इन दोनों सूरतों में मेरा अपना ख्याल ये है कि उसको इस एंगल से देखा जाए कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि वो पॉटी कितने दिनों बाद कर रहा है, कितने अरसे बाद कर रहा है। पॉटी करना और कॉन्स्टिपेशन का होना उस उम्र में 3 महीने और 4 महीने की उम्र में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की लाइफ में एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो जाता है मसाइल का। अगर स्टूल को आखिरी आंच में जमा होने का मौका मिल जाए और स्टूल जो है वो हार्ड होकर थोड़ा सा मोटा हो जाए तो बच्चे उसे पॉटी करते हुए उन्हें तकलीफ होती है, वो पॉटी नहीं कर रहे होते, रोक रहे होते हैं, और फिर वो मसाइल बढ़ते चले जाते हैं, और जो हमारी डिसेंडिंग कॉलन है उसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और फिर मसाइल बढ़ जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए बेहतरीन दवा जो है वो है छोटी मक्खी का शहद। अच्छा, छोटी मक्खी का शहद गर्म पानी में मिला करके दे दीजिए। आप यकीन कीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता उसका ये मसला जो है हल होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वो जो बच्चों की ज़िंदगी के लिए मसाइल पैदा करता है वो तमाम चीज़ें सिर्फ छोटी मक्खी के शहद। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे इनका बच्चा 3.5 साल का है तो उसको शहद खाने के लिए तो अलाउ नहीं करेंगे, मेरा ख्याल चटा ही सकते हैं मैक्सिमम आधा चमच 3.5 साल के बच्चे को सुबह और शाम दिन में 2 टाइम बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात आपने फरमाई तो मैं उसकी वजाहत करूं, इस बच्चे की रिक्वायर्ड कैलोरीज कितनी है ये तो हमें पता ही नहीं। हमारे यहाँ जो हम एक खुदा ना खास्ता घर में अगर कोई फर्द कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट हो जाए और डॉक्टर ने उसे कोलेस्ट्रॉल के लिए लिख कर दिया है कि ये फलानी चीज़ नहीं खानी, परहेज़ करना है, तो उसके लिए जो परहेजी खाना खा रहा बन रहा होता है वही बच्चा भी खा रहा होता है। वो शख्स जिसकी उम्र 50 साल है वो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, उसकी रिक्वायर्ड कैलोरीज 1200 हैं, और जो बच्चा अपनी ग्रोइंग एज में है उसकी रिक्वायर्ड कैलोरीज 2700 तक हो सकती हैं। अच्छा, तो 2700 की रिक्वायरमेंट वाले को आप कोलेस्ट्रॉल का मरीज का खाना खिला रहे हैं। खुदा का खौफ करें यार, जुल्म क्यों कर रहे हैं? एग्जैक्टली, ये तो बड़े पॉइंट की बात है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप लोग हकीम साहब बहुत अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करते हैं, समझाते हैं। थैंक यू। और अल्लाह कर रहा है कि लोगों को फायदा हो रहा है और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, 2 प्रॉब्लम है। एक तो मुझे पित्ते की मुंह के ऊपर पथरी का बताया है और जिसका साइज 1.1 सेंटीमीटर वगैरह के करीब बताया गया है, तो उसका क्या कोई इलाज है?
कोई ग़िज़ाओं से, कोई फ्रूट से, कोई सब्जियों से। और सेकेंडली विटामिन डी की कमी अगर किसी को हो जाए तो किस तरीके से पूरी की जा सकती है? ठीक है जी, ठीक है, कोई सवाल वगैरह करना? बस सही है, हम आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी आपको इस हवाले से बताते हैं जावेद साहब। अच्छा, सबसे पहले तो विटामिन डी के हवाले से बात करते हैं हम लोग, उसकी कमी के बारे में। एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हमें हैव अ ब्राइट सनी डे कहने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, रोज़ाना इतनी धूप होती, तो फिर भी यहाँ विटामिन डी की कमी हो तो क्या कहेंगे आप? सर, बड़ी कोशिशें की लोगों ने, ये बात बड़ी मशहूर की हुई है कि हमारे यहाँ क्योंकि 99% औरतों का विटामिन D3 कम है, तो लोगों ने मशहूर कर दिया है कि क्योंकि पाकिस्तान में औरतें या मुसलमान औरतें बुर्का ओढ़ती हैं, इससे विटामिन D3 नहीं मिलता। तो मर्दों की होती है फिर? एग्जैक्टली यही सवाल मेरा है कि इस वक्त जो फिगर है वो ये कि 88% पाकिस्तान के मर्दों की भी कम है। मैट्रिक की स्टूडेंट्स पर मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई थी। मैट्रिक की स्टूडेंट्स जो रोज़ाना सुबह असेंबली में खड़ी होती हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट धूप लेती हैं, जी 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 जी, और अपने घर से सुबह के वक्त अपनी कार में या वैन में आती हैं, हाँ, उन लोगों के अंदर 99% विटामिन D3 की कमी थी, 99% लड़कियों को। तो ये क्या है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये विटामिन आपको मेरे ऐसे हिलने जुलने से पता चल गया होगा कि आवाज़ क्या आ रही मेरे कान में, आपको भी पता चल गया होगा। तो एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। विटामिन D3 और उसके साथ साथ ये जो इन्होंने बताया कि 151 सेंटीमीटर इनके पित्ते के मुंह पे जो पथरी रखी हुई है, उसके बारे में बात करें। कहीं मत जाइए जी, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है हकीम अब्दुल गफ़ार आगा साहब से। और आज की ये जो ख़ुसूसी नशिस्त है हमारी आगा साहब के साथ, ये इस्लामिक शहद के ताउन से, और आप दोस्तों के सवालात हम शामिल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, जिसका जवाब जो है वो हर्बल ट्रीटमेंट की रोशनी में आगा साहब जो है वो दे रहे हैं। वक्फे से पहले हमें जावेद साहब ने कॉल की थी हैदराबाद से, और आपके सवाल का जवाब बिल्कुल हमने आगा साहब से लेना है, मगर एक और कॉलर हमारे साथ होल्ड पे। मैं चाह रहा हूँ कि इनका भी सवाल शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये भी काफ़ी देर से होल्ड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, ईमान बात कर रही हूँ। ईमान साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कहाँ से कॉल किया आपने? थैंक यू, फैसलाबाद से कॉल कर रही हूँ। फैसलाबाद से कॉल किया, क्या कहेंगे ईमान? भाई, मैंने आगा साहब से पूछना था, मेरी छोटी सिस्टर है, तो वो ना काफ़ी हेल्थी है, फूला हुआ उनका जिस्म है, डाइट भी की है, एक्सरसाइज करती है, वॉक भी करती है, लेकिन उसको ना अंदर से वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। उसे बीपी कम हो जाता है, उसका जिस्म सो जाता है सारा ना, तो तकरीबन यानी कि वो साल पेन रहता है। ओके। खाना भी छोड़ दिया था, 3 साल उसने डाइट की है, लेकिन अब हम उसे डांट रहे कि डाइट नहीं करो। काइंडली आप ना अगर साहब से पूछे कि कोई इसका सही सा हल बता दे। काफी इस तरह के ना टोटके यूज कर चुकी है वो। अच्छा, ये टोटकों ने उनका ये हाल किया? कभी कभी टोटकों की ज्यादती भी ये हाल कर देती है बंदे का। हाँ जी, बहुत ज्यादा, रंग उसका येलो हो चुका है। ठीक है सर, ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बात करते हैं, ठीक है? चलिए, इस सवाल के बदले बहुत सारों का फायदा हो जाएगा। बहुत सारों का फायदा हो जाएगा, सही बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये ईमान थी, मगर हम आएंगे जावेद साहब की तरफ। जो विटामिन डी पे हमने जो है ना वो अपनी बातचीत को छोड़ा था, आपने कहा कि स्कूल की बच्चियां जो हैं इनमें भी तकरीबन 99% जो स्टूडेंट्स थे वो ऐसे आपको मिली जो विटामिन डी की कमी का शिकार थे। मैं इस बात का जवाब देने से पहले छोटी सी बात में वो 1.1 जो सेंटीमीटर उनकी पथरी है, जी जी, उसकी बात करूं। मैं एक उसूली बात कर रहा हूं, जो हमारा पित्ता है उसकी जो नाली नीचे ड्यूडेनम में आकर खुलती है, उसका साइज है 0.8 mm, 0.8 cm, यानी 8 mm। ठीक है। और जो पथरी ये बता रहे हैं वो है 11 mm की जी, 1.1 cm, 151 151 नहीं 1.1, अच्छा 1.1 1.1 का मतलब 11 mm,
ठीक है, अब 11 mm की पथरी को निकालने की कोई कोशिश मैं 8 mm की नाली से कर सकता हूँ? नहीं कर मुश्किल सकता। काम है। ये मैं उसूल हर एक के लिए दे रहा हूँ सही बात। कि वो लोग जो पथरी निकालने के लिए बड़े खुश होते हैं कि ये फलाने ने ये टोटका दिया, फलाने ने ये टोटका दिया है। नुस्खा ये है कि सर्जरी करवाइए। ठीक है। टोटका अगर करेंगे और खुदाना खास्ता वो 1.1 की पथरी उसके मुंह पर आकर नीचे आकर फंस गई तो आपके पास 3 दिन होंगे कि 3 दिन में आपका पित्ता इस जगह पर आ जाएगा कि जहाँ पर वो फट सकता है, और आपके पास फिर 3 घंटे होंगे कि 3 घंटे में आप जाके सर्जन के पास चले जाइए और अपना पित्ता निकलवा दीजिए, वरना अगर पित्ता अंदर फट गया तो कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए। सर्जरी के अलावा आपका मतलब कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं है, और यही सेफेस्ट हल है। मैं सबसे पहले बात मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप हर्बल ट्रीटमेंट का इलाज बता रहे हैं, हर्बल ट्रीटमेंट बता रहे हैं, और आपने सर्जरी रिकमेंड की है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग मेरे पास शो में आते हैं जो कि मेडिकल साइंस को तस्लीम ही नहीं कर रहे होते हैं, या अच्छा टेस्ट मेडिकल साइंस के वो तरीक़ाकार से ही होने होते हैं, वो टेस्ट जो हैं वो लेबॉर्ट्री से ही होने होते हैं, मगर मेडिकल साइंस गलत होती है उनकी नज़र में। तो आपने, मैं थैंक यू सो मच। मेरा मतलब ये नहीं है कि सब कुछ वही है, बट जहाँ जो सही है आप वहाँ तक रिकमेंड करना चाहिए। सर देखिए ना, एक पेशेंट ने मुझसे सवाल किया है, अल्लाह की तरफ से मेरी पेशा वाराना जिम्मेदारी है कि मैं उसे सही गाइड करूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैंने तो बिल्कुल बबांगे दोहल कह दी। बिल्कुल सही। मैं वही मैंने कहा कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। अच्छा, विटामिन डी की कमी क्यों पैदा हो रही है? धूप वाला मामला भी नहीं है तो फिर क्या मसला है? सर 1971 में जेनेटिक मॉडिफाइड गंदम का बीज पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ था। ये मैं तारीखी हकीकत बता रहा हूँ आपको। 1971 में जेनेटिक मॉडिफाइड गेहूं का बीज पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ था, एक्सपोर्टर था अमेरिका। उसने बेतहाशा पाकिस्तान में वो बीज बांटा और ये ऐलान किया कि जी उस कंपनी ने, जाहिर है उसके पीछे कुछ और था, वो ये था कि जी इससे जो है वो आपकी ईल्ड बढ़ जाएगी, यानी उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। और उन्होंने कहा था कि अगर आपकी ईल्ड न बढ़े और आपको डबल उसका ईल्ड ना मिले तो आप हमसे पैसे ले लीजिएगा। ये इब्तिदाई प्रोपेगेंडे की बात कर रहा हूँ, 1973 से लेकर 1975 तक। ये वही दौर है जब पाकिस्तान कपास के मामले में सबसे आगे था, और पाकिस्तान में एक सुंडी आई, अमेरिकन सुंडी, और उस सुंडी के लिए पाकिस्तान में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स आए, और उन पेस्टिसाइड्स ने सुंडी को मारने के बजाय फसल मार दी, और आज हम पूरी दुनिया में कहाँ खड़े हैं ये दुनिया को पता है। मतलब इतना बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री हो, वो सब तबाह हो गया। इसी एग्रीकल्चरल कंट्री को तबाह कर दिया इस बीज ने। आज हम ऑर्गेनिक बीज तलाश करते फिरते हैं। अल्लाह के बंदो, ये हमने तो खुदकुशी की थी। और इस बीज में जो सबसे बड़ी वो खामी थी वो ये कि वो हमारी बॉडी के कैल्शियम को खा जाता था। ओके। और ये वही बीज है, गंदम है, जिसकी वजह से सारे मसाइल हो रहे हैं। ये दुनिया की तारीखी हकीकत है। इस पर जो रिसर्च पेपर है वो मैं इंशाल्लाह कभी आपको सुनाऊंगा। तो आगा साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो मुझे बताइएगा कि अगर हम इस गंदम को छोड़ दें तो फिर क्या खाएं हम? ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हकीम अब्दुल गफ़ार आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये हमारी जो नशिस्त है ये इस्लामिक शहद के ताउन से है। वक्फे से पहले हमें फैसलाबाद से कॉल आई थी ईमान की। अच्छा, उन्होंने कहा कि उनकी बहन है जो मेरा ख्याल डाइटिंग वाइटिंग कर रही थी, उनका जिस्म बहुत फूला हुआ है और वो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्यों? मतलब एक खाना भी कम किया हुआ है और जिस्म भी जो है वो फूल रहा है, इस बारे में बताइए। देखिए, इंसान का निज़ाम बड़ा अजीब है। इन तमाम चीज़ों को सही तौर पर समझकर उससे डील करना ये एक सबसे बड़ा काम है। इंसानी जिस्म 6 घंटे के बाद खुराक मांगता है। हर 6 घंटे के बाद? हर 6 घंटे के बाद, यानी कि दिन में 4 दफ़ा कम से कम। अच्छा।
अगर आप 6 घंटे के बाद खुराक नहीं खा रहे हैं तो वो एंजाइम जो जिस्म प्रोड्यूस कर चुका है, अब उसको कंप्यूटर से पूछता है कि क्या करूं, कुछ नहीं आ रहा, वो कंप्यूटर कहता है महफूज हो जाओ, वो लोअर एब्डोमेन में जाकर महफूज हो जाता है। आप खाने में जितना वक्फा करते रहेंगे उतना आपका लोअर एब्डोमेन बढ़ता रहेगा। ये है इंसान की साइंस। अच्छा, हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि जो उबले हुए चावल 1.25 घंटे में हजम हो जाते हैं, बिरयानी 3.5 घंटे में हजम होती है, निहारी 4.5 घंटे में हजम होती है, तो कोई शख्स मुझे बताए कि ये तमाम चीज़ें फैसला कौन करता है कि अब उबले हुए चावल आए हैं, अब निहारी आई है। डेटा कहाँ से क्या आया? डेटा कहाँ से कहाँ आया? तो देखिए, अच्छा। ये डेटा हमारे मेदे के निज़ाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंस्टॉल्ड डेटा है कि जो ये शनाख्त करता है कि मेरे पास क्या चीज़ मौजूद है। और इन तमाम मैसेजेस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ज़बान के अंदर हमारे छोटे छोटे से टेस्ट बर्ड्स हैं। ये बर्ड्स मैसेज देते हैं, चावल आ गया, अकॉर्डिंग टू नीड चावल के एंजाइम बनते हैं, रोटी आ गई, रोटी के एंजाइम बनते हैं, गोश्त आ गया और दाल आ गई, क्या आ गया, जो आ गया। क्या बात। वाह वाह वाह। अगर इस सुपर एक्टिव सिस्टम को अगर हमने खराब कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि डाइटिंग का मतलब ही गलत है। डाइटिंग का मतलब है खाना छोड़ दो, यहाँ पे ये मतलब। ये बिल्कुल नहीं है। डाइटिंग का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ फूड। हाँ, अपने फूड को मैनेज करना, ये है डाइटिंग। डाइटिंग का मतलब कहीं भी नहीं है कि डाइटिंग का मतलब खाना छोड़ देना है। हाँ हाँ हाँ। बुनियादी बात। अच्छा, अब हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, सुबह जो है वो एक स्लाइस खाया, कौन सा स्लाइस? ब्राउन ब्रेड। हाय। ब्राउन ब्रेड वो ब्रेड जो बगैर ईस्ट के बनती ही नहीं, ईस्ट इसलिए डलता है कि वो फुलाए। ठीक है ना? तो वो हम सुबह खाते हैं, रात को एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड का खाते हैं, सारा दिन हवा खाते हैं। क्या हो रहा है? डाइटिंग हो रही है। अच्छा, एक और भी तो है, खाना कम करते हैं ना तो सुबह सुबह सिर्फ 1 कप चाय पे या वो खाली पेट भी जो है ना चले जाएंगे, दोपहर में थोड़ा सा खाना खाएंगे, सैलड भी, डाइटिंग चल रही, पूरा दिन सुस्ती में गुजारा, रात में बर्दाश्त नहीं हुआ, 3 बंदों का खाना खा लिया। एग्जैक्टली। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो डाइटिंग है ये है मैनेजमेंट ऑफ फूड। अगर मैनेजमेंट ऑफ फूड ये किए करें कि सुबह आप 30 से लेकर 40 ग्राम आटे की रोटी खाएं, दोपहर में 30 से 40 ग्राम आटा या 100 ग्राम पानी निकला हुआ चावल उबला हुआ, अच्छा ठीक है, रात को भी 30 से 40 ग्राम की रोटी आटे की। अच्छा, अगर ये आटा मल्टी ये 30 से 40 ग्राम एक अंदाजे के मुताबिक क्या एक रोटी नॉर्मल साइज की 6 साढ़े 6 इंच की रोटी। अच्छा, वो पंजाबी रोटी नहीं इतनी बड़ी, वो नहीं। उसमें 4 खा लें। सही बात है, हमारे माँ के हाथ की रोटी होती थी ना तो वो पूरे तवे जितनी रोटी होती थी। यहाँ पे जब मैं आया खादा किया लेता। एक दोस्त के यहाँ में आया, वो उर्दू स्पीकिंग दोस्त थे, तो उनके यहाँ वो छोटी छोटी रोटी, बड़ी नफीस सी रोटी, तो वो आंटी रोटियां बना के दिए जाएं और हम खाए जाएं। कुछ 6 रोटियां हो गई, कोई समझ नहीं आ रही है, मैं पेट नहीं भर रहा और शर्म भी आ रही कि अब कितनी रोटी। वो क्या सोचेंगे। अच्छा जनाब, तो सुबह रोटी, शाम रोटी, और इसके बाद 2 वक्त खाना, और यानी 3 वक्त तो खाना मैंने आपसे अर्ज की। दोपहर खाने और सुबह नाश्ते के दरमियान में फ्रूट, दोपहर खाने और रात के खाने के बीच में चाय। बिल्कुल सही। 5 टाइम इन अ डे। आप 5 टाइम इन अ डे खाना खाइए, आप यकीन कीजिए कि आपकी डाइट भी बेहतर होगी, आपका जिस्म भी बेहतर होगा। लेकिन अगर कोई फीमेल है तो ये तय कर ले कि उसके हार्मोन की खराबी उसे बर्बाद कर देगी, उसके जिस्म को ख़राब कर देगी। ये जो खातून ने, ईमान ने फ़ोन किया, मैं उनसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने हार्मोन ठीक कराइए, मैनेजमेंट ऑफ फूड दोबारा ठीक कीजिए। इसको अब ठीक करने के लिए कम से कम 6 से लेकर 8 महीने लगेंगे, लेकिन वो वापस आ जाएंगी। बिल्कुल सही। और डाइटिंग में अक्सर जो है ना, वो जैसे देखिए घी वगैरह ठीक है, छोड़ देना चाहिए, मतलब कम कर देना चाहिए, और चीनी छोड़ दी जाती है, तो उसका भी क्या हल बताते हैं आप? देखिए, चीनी छोड़ देना और शहद पर आना, ये तो मेरा मैसेज है सबके लिए। ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक है इन तमाम चीज़ों का, देखिए फिर मैं वो रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज की बात जब करूँगा ना, तो फिर वो उस उम्र में उनको कितनी कैलोरीज चाहिए थी, ये फिर सवाल बाकी है। उन्होंने वो कैलोरीज नहीं ली। तीसरी बात आपसे अर्ज करूँ, रमज़ानों में 3-4 दिन जो है वो हमको बड़ी दोपहर के वक्त भूख लग रही होती है, लेकिन रमज़ान ख़त्म हो जाए तो ईद के दिन आपको मगरिब के वक्त प्यास लग रही होगी।
इसलिए कि बॉडी जो है वो उन तमाम रूटीन की आदी हो गई है। बुनियादी बात यह है कि हम अपने जिस्म को किस चीज का आदी कर रहे हैं, ये है बुनियादी चीज। और अगर हम इन तमाम चीजों को बेहतर करना चाहते हैं तो बहुत पुराना नुस्खा है ना, शहद गर्म पानी में मिलाकर के लीमू लेकर सुबह के वक्त लेना हमारे जिस्म को बेहतर करता है। और मैं एक छोटी सी चीज बस चलते चलते अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये कि आजकल आम तौर पर वायरसेस इतने हैं हमारी माशरे में, इन वायरसेस से बचने के लिए एक टोटका सिर्फ मैं चाहता हूँ कि लोगों तक दरख्वास्त कर दूँ कि अदरक वाला शहद या दालचीनी वाला शहद 1 टेबल स्पून हर खाना खाने के बाद एज द स्वीटनर लेना शुरू कर दीजिए। चाहे आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तब भी अगर आपने ये ले लिया तो इंशाल्लाह आपके जिस्म की बॉडी में इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी कि आप हर वायरस का मुकाबला कर सकें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आगा साहब, आपने बहुत ज़्यादा मुफीद मशवरे आज हमें दिए और यकीनन जिससे हम सब फ़ायदा भी उठाएंगे। दोस्तों, फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।